नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला और मैं हूं आपके साथ मेघना सचदेवा। कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ बड़े स्तर पर देश में शुरू होने वाले टीकाकरण अभियान से ठीक पहले आज उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में कोरोना वायरस वैक्सीन का ड्राई रन किया जा रहा है। इस दौरान कोरोना वायरस के टीकाकरण को लेकर तैयारियों और अस्पतालों में पुख्ता मेडिकल व्यवस्था की जांच की जाएगी। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक कोरोना वायरस वैक्सीन के ड्राई रन के दौरान जो भी फीडबैक सामने आएगा उसे कोरोना वायरस टीकाकरण की गाइडलाइन में शामिल किया जाएगा। कोरोना वैक्सीन के ड्राई रन के दौरान मुख्यमंत्री योगी ने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान का दौरा किया। बिना पूर्व सूचना के सीएम के पहुंचने से डॉक्टर्स में अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। कोविड वैक्सीन को लेकर मुख्यमंत्री योगी ने निर्देश देते हुए कहा कि वैक्सीन उपलब्ध कराने में पूरी पारदर्शिता रखी जाए, आम और खास में भेदभाव नहीं होना चाहिए। सीएम योगी ने कहा कि केंद्र सरकार से निर्धारित क्रम के अनुसार ही बारी आने पर वैक्सीन लगाई जाए। सबसे पहले 9 लाख हेल्थ वर्कर्स को, इसके बाद आवश्यक सेवाओं के लोगों को और उसके बाद 50 साल से ज्यादा की उम्र के लोगों को वैक्सीन लगेगी। तो यूपी में वैक्सीन का सफल ड्राई रन किया जा रहा है और इसमें ये पूरा का पूरा अंदाजा लगाने की कोशिश हो रही है मेघना कि किस तरह से ड्राई रन के दौरान हमारी तैयारियां हैं। जब वैक्सीन उपलब्ध हो जाएगी उस वक्त किन किन अधिकारियों को किस तरह की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी और किस कर्मचारी की क्या जवाबदेही होगी, क्या जिम्मेदारी तय हो जाएगी। तो ड्राई रन से एक तरह से सरकार पूर्वाभ्यास कर रही है और इस पूर्वाभ्यास के जरिए जैसे ही वैक्सीन की सप्लाई होगी, ये कहा जा रहा है कि जनवरी में हो सकता है पूरे तरीके से टीकाकरण का अभियान युद्ध स्तर पर शुरू किया जाए। लेकिन अभी ड्राई रन का पूरा मकसद सिर्फ यही है कि वैक्सीन किस तरह से लगाई जाएगी इसका अभ्यास कराया जाएगा। चिकित्सक हों, नर्स हों, आपके जो राजस्व के तमाम कर्मचारी होंगे, इनमें सभी की जिम्मेदारी तय की, यहां पर तैयारी जो उनकी जिम्मेदारी होगी वो तय कर दी जाएगी। बिल्कुल, जाहिर तौर पर जो ड्राई रन है वो किया जा रहा है और यूपी में वैक्सीन का ड्राई रन किया जा रहा है और सबसे बड़ा देश का ड्राई रन 75 जिलों में उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है। सभी 75 जिलों में यह अभियान चलाया गया। आपको बता दें कि 6 सेंटर्स बनाए गए हैं और 6 स्थानों पर वैक्सीनेशन के लिए ये ड्राई रन, जिसे कि मॉक ड्रिल भी कहा जा रहा है, वो चलाई जा रही है। इसके तहत 6 स्थानों में से 3 ग्रामीण क्षेत्र हैं, 3 शहरी क्षेत्र में ये ड्राई रन किया जा रहा था कि पहले से ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में तैयारियां हों। ड्राई रन में किसी के कोई भी वैक्सीन फिलहाल नहीं लगाई जा रही है। सब कुछ वैसा ही हो रहा है जैसे कि सबसे बड़े टीकाकरण अभियान में होने वाला है, लेकिन सिर्फ मॉक ड्रिल की जा रही है, यानी कि इसमें वैक्सीन नहीं होगी। लेकिन वैक्सीन के अलावा जो तैयारियां होनी है वो तैयारियां अभी से की जा रही हैं। लखनऊ में एक साथ 12 जगहों पर ड्राई रन किया जा रहा है और सबसे बड़ी बात, मकर संक्रांति के बाद वैक्सीनेशन योगी सरकार शुरू कर सकती है। ऐसे में ये अंदाजा हम लगा सकते हैं कितनी तेजी के साथ ड्राई रन किया जा रहा है। हालांकि इस तेजी के साथ तैयारियों का जायजा भी लिया जा रहा है, जो भी कमियां खामियां मिल रही हैं उनको दूर किया जा रहा है। 2 जनवरी को जो फीडबैक आया था उसके तहत अब जो ड्राई रन किया गया है उसमें काफी सुधार किया गया है, कोशिश की गई है आगे आने वाले वक्त में जो भी तैयारियां करनी है उसके लिए पहले से निर्देश दे दिए जाएं ताकि कोई भी कमी जब वैक्सीनेशन की असली प्रोसेस होगी उसमें ना आए। बिल्कुल, और इसमें बिल्कुल ये तय कर दिया गया है कि जो एक टीम होगी उसको टारगेट 100 का दिया गया है। इस टारगेट में जो भी टीम होगी वो 100 लोगों को वैक्सीनेशन का काम करने वाली है और इस पूरे के पूरे माहौल में यह भी सबसे ज्यादा जरूरी है कि अस्पतालों की भूमिका को तय किया गया है। जो बड़े अस्पताल हैं वो यहाँ पर एक तरह से कमांड सेंटर का भी काम करने वाले हैं और यही बड़े अस्पताल ये भी निगरानी लगातार करेंगे कि जो छोटे चिकित्सालय हैं क्या वो वैक्सीनेशन में लगातार पब्लिक को वैक्सीन उपलब्ध करा पा रहे हैं, जो कोल्ड स्टोरेज है उसकी चैन कहां पे है और जिलों में कोल्ड स्टोरेज की क्या व्यवस्था की गई है। और इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले ही सभी को बता चुके हैं कि हमारे पास पूरी की पूरी व्यवस्था पहले से ही है, क्योंकि चाहे वो पल्स पोलियो हो, चाहे वो आपका तपेदिक का टीका हो, चाहे वो आपका चेचक का हो, चाहे हेपेटाइटिस का हो, इन सभी के टीके लगातार सरकार देती आई है। तो सरकार का ये कहना है कि ड्राई रन के जरिए हम सिर्फ अंदाजा लगाना चाहते हैं कि हमारी क्षमता कितनी है, हमारी जो कार्य क्षमता है उसका अंदाजा लगाने के साथ ही हम इस बात के लिए तैयार हो जाएंगे कि हम कितनी बड़ी आबादी को एक साथ वैक्सीन दे पाएंगे। और इसमें यह भी बड़ी खबर सामने आई कि मकर संक्रांति के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पूरा मूड है कि वैक्सीनेशन की जो प्रक्रिया है उसको शुरू किया जाएगा। और इसमें उसी पूरी की पूरी कड़ी में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान का जाकर मुख्यमंत्री ने अचानक जायजा लिया, किसी को बताया नहीं था। औचक निरीक्षण करने पहुंचे और ड्राई रन में उन्होंने ये समझने की खुद कोशिश की है कि किस तरह से जो सरकारी कर्मचारी हैं वो काम करने वाले हैं। बिल्कुल आलोक, सरकार कितनी गंभीर है ये इस बात से जाहिर होता है कि सीएम खुद गए, आरएमएल अस्पताल में जायजा लिया तैयारियों का
और इस वैक्सीन को लेकर तमाम तरह के सवाल जो आम जनता के मन में है, उन सवालों को यही ड्राई रन फिलहाल दूर करता हुआ नजर आ रहा है। अफवाहों का बाजार गर्म है कि वैक्सीन में किसी तरह की चीजें मिलाई गई जिससे जनता को नुकसान हो सकता है। इस तरह की बातें फिलहाल लगातार की जा रही हैं और बयानबाजी और सियासत भी पूरी तरह से इस वैक्सीन को लेकर की जा रही है। हालांकि कोरोना की ना कोई पार्टी थी, ऐसे ही वैक्सीन की कोई पार्टी नहीं है। वैक्सीन वैज्ञानिकों ने बनाई है और वैज्ञानिकों ने शोध कर इस वैक्सीन को बनाया। लेकिन सवाल ये भी खड़े किए जा रहे हैं लोग कि इस वैक्सीन को कम वक्त में बनाया गया है, इस वैक्सीन के इस्तेमाल को लेकर बार बार संशोधन किए जा रहे हैं, तो ऐसे में स्थिति स्पष्ट हो जानी चाहिए। तो इन तमाम सवालों को लेकर भी आज हम चर्चा करने वाले हैं। साथ ही ये जो ड्राई रन किया गया है, इसका मकसद क्या है, इससे क्या फायदे होने वाले हैं, आगे आने वाले वक्त में क्या ये तैयारियां हमें असल और सबसे बड़े टीकाकरण अभियान में फायदा देंगी, इसका भी आज हम जिक्र करेंगे। तमाम सवालों के जवाब आज हम एक्सपर्ट से भी लेंगे। बिल्कुल, और इसमें सबसे बड़ी बात यही है कि वैक्सीन आई है, वैक्सीन को वैज्ञानिकों ने अप्रूव किया है और इसमें जो ड्रग कंट्रोलर है इंडिया के, उन्होंने भी इसको आपातकालीन स्थिति में प्रयोग की अनुमति दी है। आपातकालीन का मतलब जब जरूरत होगी, जब बहुत ज्यादा वहां पर यह दिखेगा कि संक्रमण की चैन टूट नहीं रही है, तब वैक्सीन का इस्तेमाल यहां पर किया जाएगा। यहां पर यह भी तथ्य बहुत जरूरी है बताना कि जहां पर कंटेनमेंट जोन ज्यादा होंगे, वहां पर इस चैन को तोड़ने के लिए वैक्सीन का सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाएगा। और इसमें जिस तरह से कोवैक्सीन सामने आई है, कोविशील्ड सामने आई है, इसमें एक्टिव और इनएक्टिव वैक्सीन लाई गई है। जो कोवैक्सीन है वो इनएक्टिव वैक्सीन है और इसमें इसी पूरी की पूरी प्रक्रिया में इन वैक्सीन को लाया गया है। इस पूरे मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए विशेषज्ञों का एक पूरा पैनल मौजूद है। हरिचंद्र श्रीवास्तव हमारे साथ थोड़ी देर में, प्रवक्ता बीजेपी जुड़ जाएंगे। विनोद सिंह कांग्रेसी नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्राइम न्यूज पर। सत्यवीर भाटी प्रवक्ता प्रसपा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर रंजन कुमार सीनियर कंसल्टेंट है, आपका भी बहुत स्वागत है प्राइम न्यूज पर। और डॉक्टर प्रमेश शर्मा हृदय रोग विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो डॉक्टर रंजन कुमार, सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि जिस तरह से कोविशील्ड लाई गई है और कोवैक्सीन है, तो इसमें जनता के बीच में भ्रम यह है कि एक एक्टिव वैक्सीन है और एक इनएक्टिव वैक्सीन है, तो इन दोनों में अंतर क्या होता है? अगर आप एक बार हमारे दर्शकों को समझा दें तो आसानी हो जाएगी। एक्टिव वैक्सीन जो है, जैसे हमारे शरीर में जाती है, नहीं जाती है, तो शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाती है ना, वो शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाती, वो इम्यूनिटी को बढ़ाती है, ताकि जो फर्दर जो नेक्स्ट टाइम जो अगर वो वायरस हम पे अटैक करता है, तो जो सेल्स हैं और मेमोरी सेल्स हैं, वो रिकॉग्नाइज कर लेते हैं कि ये जो वायरस आएगा, इससे हमको बचा के रखना है। इस तरह जो एक्टिव वैक्सीन है वो एक्टिव करती है। बिल्कुल। तो ये जैसे इनएक्टिव वैक्सीन है, तो क्या अगर कोई कोरोना से संक्रमित है, मान लीजिए वो बीमार है अभी, उसको भी दी जा सकती है क्या फिर? बिल्कुल दी जा सकती है, क्योंकि देखा गया है कि जो कोरोना से संक्रमित हैं, उनमें जो इम्यूनिटी है, जो एंटीबॉडीज हैं, वो केवल 7 से 8 दिन मैक्सिमम, और कई लोगों में तो 4 महीने तक ही लागू हो रही हैं, तो उनको भी जब तक 4 महीने की एंटीबॉडी से तब तक ही सुरक्षित हैं। लेकिन इसमें देखा ये जाएगा कि जो एल्डर्स हैं, उसमें भी जिनको हुआ है उसमें एल्डर्स हैं, उनको ही दी जाएगी वैक्सीन। बिल्कुल, और सीएम योगी ने कहा भी है कि अभी 50 साल से ज्यादा उम्र के जो लोग हैं, उनके लिए आगे वैक्सीन का जो प्रोसेस होगा बताया जाएगा, उनको दी जाएगी। डॉक्टर रंजन कुमार, देखिए आप सीनियर कंसल्टेंट हैं और इसके साथ ही सबसे बड़ा जो सवाल लोगों के मन में चल रहा है वो ये चल रहा है कि अफवाहों का बाजार गर्म है कि वैक्सीन के अंदर किसी तरह का पदार्थ मिला हुआ है, चर्बी मिली हुई है, वैक्सीन आपको हार्म करेगी, आपको नुकसान पहुंचाएगी। ये अफवाहें लोगों के मन में अभी से बैठाई जा रही हैं और किसी भी वैक्सीनेशन को लेने से पहले लोग डरते जरूर है कि एक बीमारी को दूर करने के चक्कर में दूसरी बीमारी ना लग जाए, तो उस डर को कैसे दूर किया जाएगा? बिल्कुल, जहाँ तक मैंने भी कई कुछ न्यूज में पढ़ा है और सोशल मीडिया पे लोग ये कमेंट कर रहे हैं कि इससे काफी नुकसान है, सब बिल्कुल गलत है। तो थोड़े से साइड इफेक्ट, बुखार, ठंड लगना, इस तरह के तो हो सकते हैं कुछ लोगों के, कुछ लोगों में भी, पर इस तरह कुछ नहीं होता कि वैक्सीन लगवाने से जैसे हो रहा है कि साइड इफेक्ट सुनने में आ रहा है कि हो रहा है, या कुछ मान से जैसे मिलाए गए हैं, ये बिल्कुल गलत है और सारे परिणाम पर फैलाए जा रहे हैं मीडिया में। बिल्कुल जो सरकार ने सारी तैयारी किया है, सारी सेफ्टी ट्रायल हो चुके हैं पहले, इन दोनों वैक्सीन की, चाहे वो कोविशील्ड हो या चाहे वो वैक्सीन हो, प्राइमरी लेवल पे ट्रायल हुआ, सेकेंडरी लेवल पे हुआ, तीन वर्ष में करीब 20-30 हजार लोगों को दिया जा चुका है वैक्सीन, और उनमें रिएक्शन देखने के बाद ही इसके बाद इसकी एफिकेसी अच्छी है और
सेफ्टी मेजर्स सारे लेने के बाद ही ये इसको वैक्सीन को दिया जाएगा। बिल्कुल जाहिर तौर पर पहले से ट्रायल किया गया, उसके बाद दिया गया। हालांकि बहुत सारे ऐसे केसेस देखने को मिले जहां पर साइड इफेक्ट भी देखने को मिले, लेकिन बाद में अब पूरी तरह से वैक्सीन सुरक्षित है कहा जा रहा है। डॉक्टर प्रवीण शर्मा, देखिए आप हृदय रोग विशेषज्ञ हैं और जाहिर तौर पर बहुत से लोगों को दिल की बीमारी होती है, बहुत बड़ी बीमारियां होती हैं जिसमें उनको बहुत कुछ कहा जाता है कि आप लोग प्रिवेंशन लीजिए, आप लोग प्रिकॉशन लीजिए। ऐसे में किसी भी वैक्सीनेशन को लगवाने से पहले डॉक्टर से उनके लिए कंसल्ट करना काफी जरूरी है। तो उनके लिए क्या संदेश है वैक्सीनेशन लगवाने के लिए अगर वो जाते हैं, क्योंकि अभी तो काफी वक्त लगेगा आम जनता तक वैक्सीनेशन पहुंचने में? सबसे पहले कि अगर यदि उसको फीवर है तो फीवर के समय कोई वैक्सीनेशन नहीं लेना चाहिए। यदि पेशेंट किसी तरीके का काफी ज्यादा क्रिटिकल है तो उस समय भी वैक्सीनेशन नहीं लेना चाहिए। जी। यदि पेशेंट हेल्दी है, यदि पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक है, उसी समय जो है वैक्सीनेशन हमें उस पेशेंट को देना चाहिए। अन्यथा जो पेशेंट वैक्सीनेशन लेता है या कोई भी व्यक्ति वैक्सीनेशन लेता है तो उससे जो माइल्ड दिक्कतें होती हैं जी, जैसे कि थोड़ा फीवर आ जाना या फ्लू लाइक सिम्टम होना, थोड़ा खांसी रहना, नजला आ जाना या बॉडी में थोड़ा बॉडी एक होना, तो ये सब सिम्टम्स होने पर आदमी सोचता है कि हमें जो है ये बीमारी के वजह से, बीमारी बढ़ने की वजह से हो गई या वैक्सीनेशन का दुष्प्रभाव है, जबकि ऐसा होता नहीं है। अमूमन हर वैक्सीनेशन में ये पाया जाता है। तो इसमें डॉक्टर यहाँ पर यह भी दावा किया जा रहा है, जो कोवैक्सीन नाम की आई है एक वैक्सीन, उनका ये दावा है कि हमारे पूरे वैक्सीन में ये इनएक्टिव वायरस है, तो इससे अगर हम किसी पेशेंट को भी लगाते हैं तो उसको ज्यादा कुछ खास इससे नुकसान नहीं होने वाला। ये बात कितनी सच्चाई हो सकती है? नहीं, आपने जो क्वेश्चन किया है उसमें कोई भी वायरस जो हम इम्प्लांट करते हैं किसी भी व्यक्ति के अंदर वो हमेशा इनएक्टिव होता है जी। एक्चुअली जो इम्यूनिटी होती है वो वायरस के खोल पे जो प्रोटीन होता है उसके अगेंस्ट होती है जी। तो अगर हम वायरस एक्टिव ही देंगे तो उससे कोई फायदा नहीं होगा, बल्कि डिजीज होने की संभावना बढ़ जाती है। बिल्कुल। तो वैक्सीनेशन में हम जो वैक्सीन देते हैं वो वायरस का खोल या उसका हम बाहरी आवरण देते हैं जिसको इनएक्टिव वायरस कहा जाता है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। देखिए अब जितने भी एक्सपर्ट्स हैं वो यहाँ पर जानकारी दे रहे हैं, लेकिन वैक्सीन को लेकर सियासत भी खूब हो रही है और एक तरह से जो बयानबाजी है वो भी रुकने का नाम नहीं ले रही है। विनोद सिंह जी, तमाम जो नेता हैं आपकी पार्टी की तरफ से उनका ये कहना है कि वैक्सीन के इस्तेमाल को लेकर संशोधन बार बार किए जा रहे हैं। एक वैक्सीन जो कि शोध कर आई और काफी कम वक्त में आई, क्योंकि बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जिनकी वैक्सीनेशन अभी तक नहीं आ पाई है, लेकिन कोरोना की वैक्सीन आ गई है। तो ये कहा जा रहा है कि इन वैक्सीनेशन के संशोधन को लेकर स्थिति सरकार स्पष्ट करे। आप क्या मानते हैं, क्या ये वैक्सीनेशन सुरक्षित नहीं है? विनोद जी तक जहां तक हमारी आवाज नहीं जा पा रही है, सत्यवीर भाटी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो सत्यवीर, जिस तरह से लगातार सियासत हो रही है, आपको क्या लगता है? वैक्सीन आई है, वैज्ञानिकों ने बनाया है, उसको हमारे ड्रग कंट्रोलर ने उसको एक तरह से अप्रूव किया है, ये हर किसी को लगवानी चाहिए या इसमें भी पार्टी देखी जाएगी कि ये फला पार्टी की वैक्सीन है, ये बीजेपी ने यहां पर बनवाई है, जबकि इसमें वैज्ञानिकों का हाथ है? निसंदेह हर भारतीय के लिए गर्व का क्षण है जी। और सबसे पहले मैं DCGI जो है ये संस्था, उसके वैज्ञानिकों को नमन करता हूं। और मतलब हमारी पार्टी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ये बात कह चुके हैं कि ये बहुत गर्व का क्षण है। बात ये नहीं है, विषय ये है कि ये सबसे पहले किन लोगों को दी जाएगी, इस पे सरकार अपना मत क्लियर कर दिया है। सरकार का तो ये कहना है कि जो हेल्थ वर्कर्स हैं, जो कि फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, उनको हम सबसे पहले देंगे, उसके बाद हम बुजुर्गों को फिर हम प्राथमिकता देंगे। नहीं, बात यह है कि ग्रामीण क्षेत्र में क्या वो रहेगा उनका, ये वो बार बार लगातार चेंज कर रहे हैं, इसीलिए शंका पैदा हो रही है, वरना सरकार ये क्लियर करे। सत्यवीर जी, जैसे कि आपने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में कैसे दी जाएगी, उसके लिए हमारे स्क्रीन पर ग्राफिक्स भी चल रहे हैं। हम लगातार दर्शकों को ये बात बता रहे हैं कि जो ड्राई रन चल रहा है वो सिर्फ जो अर्बन एरियाज है वहां पर नहीं चल रहा, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी ड्राई रन चल रहा है। यानी कि ग्रामीण क्षेत्र जहां पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, छोटे केंद्र बने हुए हैं, जहां पर कम लोग हैं, कम स्वास्थ्यकर्मी हैं, उधर भी पहले से तैयारियां की जा रही है कि अगर कोवैक्सीन और जो भी वैक्सीन वहां दी जाती है उसके लिए तैयारियां कैसी होंगी जब वाकई असल का टीकाकरण अभियान होगा। तो ऐसे में संदेह क्यों है? संदेह यही है कि लगातार बार बार जो सरकार प्रोग्राम चेंज कर रही है, जगह बार बार स्थान भी चेंज कर देते हैं वो, यही शंका मतलब लोगों के दिमाग में पैदा है कि ये जो वैक्सीन है सबसे पहले कहां जाए, जरूरतमंद को मिले।
हमारा यही कहना है और हमें इसमें कोई शंका नहीं है किसी तरह की भी। ठीक है डॉक्टर रंजन कुमार, देखिए तमाम तरह की शंकाएं जो विपक्ष की पार्टियां हैं उनको हो रही हैं, और जाहिर तौर पर जैसे कि कोरोना के दौरान सियासत हुई थी, अब वैक्सीन पर भी सियासत के मामले सामने आ रहे हैं। लेकिन जो शंका यहाँ पर कई पार्टियों को है कि संशोधन का जो बार बार प्रोग्राम बदला जा रहा है, या फिर ग्रामीण क्षेत्रों में वैक्सीन कैसे दी जाएगी, तमाम और जो लोग हैं उन तक वैक्सीन कैसे पहुंचेगी, इसको लेकर एक तस्वीर अभी तक सामने नहीं आई है, साफ तस्वीर सामने नहीं आई है। तो आप क्या कहेंगे इस पूरे मामले को लेकर जो सियासत की जा रही है? जो हमारे हेल्थ केयर चाहे डॉक्टर हों, नर्सें हों या हॉस्पिटल में अन्य कर्मचारी हों जो सेवाएं दे रहे हैं लोगों की, और बिल्कुल ज्यादा रिस्क है क्योंकि लगातार कोविड के मरीजों को देख रहे हैं। तो सरकार ने अभी प्रथम चरण में सबसे पहले हेल्थ केयर वर्कर को भी लगाएंगे और इनके बाद बुजुर्गों को और बाकी लोगों को लगाया जाएगा। जो शुरुआती टीम में होंगे मेरे ख्याल से जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उन हेल्थ केयर में जो काम कर रहे हैं, चाहे वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, स्वास्थ्य कर्मचारी, मीडिया कर्मचारी, पुलिस और इनडायरेक्टली जो काम कर रहे हैं, जो लगातार कोरोना मरीजों को संपर्क करा रहे हैं, उनकी जान को ज्यादा खतरा है, इसलिए पहले उन्हीं की दी जाएगी। और इसमें ये दूर तरह में दी जाएगी जहाँ तक ये पहली डोज प्लस 4 वीक के बाद ठीक है, डोज की बात तो यहाँ पर साफ है। लेकिन डॉक्टर रंजन, यहाँ पर एक केस सामने आया पुर्तगाल से। पुर्तगाल में एक स्टाफ नर्स को वैक्सीन लगाई जाती है फाइजर कंपनी की। WHO ने फाइजर कंपनी की वैक्सीन को अप्रूव कर रखा है, पूरी तरह से सेफ बता रखा था। जो स्टाफ नर्स थी वो बिल्कुल स्वस्थ थी, उसको किसी तरह के कोई सिम्टम्स नहीं थे, किसी तरह की कोई बीमारी नहीं थी, और जब उसको वैक्सीन लगाएगी उसके बाद किसी भी तरह का एलर्जिक रिएक्शन भी उसको नहीं हुआ, और 2 दिन बाद उसकी मौत हो जाती है। इस तरह के भी केस सामने अब आने धीरे धीरे शुरू हुए हैं, और ये पुर्तगाल का केस मैं आपको बता रहा हूं, जहां पर WHO ने फाइजर की उस वैक्सीन को बोला था बिल्कुल सेफ है। क्या इंडिया में भी इसी तरह की परिस्थितियां सामने आ सकती हैं, क्योंकि अभी उतने बड़े पैमाने पर ट्रायल तो नहीं हुआ है? जैसे ट्रायल उतनी बड़े पैमाने पर नहीं हुआ है, पर सारी कंपनियों ने मिलकर, क्योंकि देखिए नॉर्मल वैक्सीन बनाने में कम से कम 3 से 4 साल मिनिमम लग जाते हैं, पर वैक्सीन महामारी को देखते हुए कई सारी कंपनियों ने मिलकर जो डाटा एक दूसरे को शेयर किए, सरकार ने सारे डेवलप क्लियर किए ताकि जितना कम समय में वैक्सीन महामारी का जो टीका है वो जल्दी से जल्दी जनता को उपलब्ध हो सके। तो वो ठीक है, तो उस तरह भी सारे उसमें रिजल्ट तो नहीं आ पाए हैं। जैसे जैसे थोड़ी सी लगेंगे 1-2 महीने तक लोगों के जो क्या प्रभाव पड़ेगा उनको मॉनिटरिंग किया जाएगा, तो उस पर ज्यादा डिस्कशन लगाया जा सकता है। जहाँ तक फाइजर का सवाल है, फाइजर को भी नहीं लग रही अभी हमारे कंट्री में, केवल वो वैक्सीन और कोविशील्ड ही लग रही है, और इसके इस तरह के दुष्परिणाम अभी तक देखने को नहीं मिलेंगे। माइनर रिएक्शन हुए हैं, पर मेजर दुष्परिणाम देखने को नहीं मिलेंगे। जी डॉक्टर प्रमीण, यहाँ पर एक सवाल ये भी है कि जिस तरह से हमारा ब्लड ग्रुप होता है कि A, AB, O, और इनमें भी फिर पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं, तो क्या जो हमारे ब्लड सेल्स के ऊपर जो प्रोटीन होता है उसका भी इसमें अहम रोल होने वाला है? क्योंकि जब वैक्सीन लगेगी तो उसमें रिएक्शंस क्या ब्लड ग्रुप के हिसाब से भी सामने आ सकते हैं क्या? नहीं, ये जो रिएक्शन है वो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, जो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होते हैं वो ये सुनिश्चित करना है कि जो प्रोटीन हम दे रहे हैं वो एंटीजन है, और बॉडी हमारे उसके विपरीत जो है एंटीबॉडी बनाती है जी, और ये एंटीबॉडी उसी के साथ रिएक्ट करेगी वो उस तरह का एंटीजन हमें जो मिला हुआ है, मतलब मिलेगा, जिसको हम इस समय कोरोना कोविड-19 वायरस कह रहे हैं। ये ऐसा नहीं है कि दूसरे प्रोटीन या दूसरे जो हमारे सेल के अंदर जो प्रोटीन है उससे मैच कर जाए, ऐसा नहीं जी। तो मतलब कोई भी चाहे रक्त समूह का व्यक्ति हो वो पूरी तरह से निश्चिंत होकर वैक्सीन को ले सकता है। बिल्कुल जी। हमारे साथ हरीश चंद्र श्रीवास्तव जुड़े हुए हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। तो हरीश जी, जिस तरह से सियासत हो रही है, देखिए ड्राई रन तो आप कर रहे हैं और आप बहुत बड़े पैमाने पर आप कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से सियासत सामने आई है कि सपा का कहना है कि ये बीजेपी की वैक्सीन है इसलिए हम नहीं लगवाएंगे, आपको क्या लगता है कि इस तरह से क्या एक स्वस्थ लोकतंत्र की शुरुआत अब उत्तर प्रदेश में हुई है, या इससे ये मानसिकता बिल्कुल साफ झलक रही है कि कुछ भी हो जाए, सरकार की उपलब्धि कुछ हो, विपक्ष ने अब एक अपना ट्रेंड बना लिया कि हम तो विरोध करेंगे ही करेंगे? देखिए, पहली बात तो पूरी दुनिया जानती है कि कोरोना की वैक्सीन ये बीजेपी या कांग्रेस या सपा की वैक्सीन नहीं है, ये कोरोना वायरस की वैक्सीन है, उसको एंटीडोट करने के लिए वैक्सीन। और
पूरी दुनिया भर के वैज्ञानिक, चिकित्सा वैज्ञानिक दिन रात उन्होंने काम किया है कि इस महामारी संकट से कैसे मानवता को निजात दिलाने, कैसे बेशकीमती जिंदगियां बचावें। और वो जब बन के तैयार हुई, वैज्ञानिकों की, चिकित्सा वैज्ञानिकी का और बहुत सारे उसके साथ जो लोग उनके सहायक लगे होंगे रिसर्च लैब में, उन सब के दिन रात के परिश्रम के बाद ये मानवता को बचाने के लिए अगर वो अब पूरी तरह से वैज्ञानिकता के पैरामीटर से खरी उतर करके लोगों के लिए आई, तो उसमें इस तरह की सियासत करना ये इससे ज्यादा सतही और कोई बात नहीं होती। लेकिन सियासत की शुरुआत तो आप लोगों ने भी की थी ना। बिहार में अगर आप वहां पर फ्री वैक्सीन की बात नहीं करते तो आज अखिलेश यादव भी यहाँ पर बात नहीं करते। नहीं देखिए, ये तो एक इस तरह की बात है। सरकार जब कोई काम कर रही होती है तो सरकार अपने काम के बारे में बताती है, और इसको भी ये कहना कि वो सियासत वहाँ की फ्री वैक्सीन कहते थे। ठीक है हरीशचंद्र जी, देखिए जब बिहार में वैक्सीन की बात कही गई थी तो विपक्ष का ये आरोप भी है कि बिहार में कहा गया सबसे पहले वैक्सीन दी जाएगी, फ्री वैक्सीन दी जाएगी, लेकिन अभी बिहार का नाम भी नहीं लिया जा रहा है। और यह आरोप लग रहा है कि सरकार कहीं ना कहीं आने वाले चुनावों के मद्देनजर जैसे कोरोना को लेकर अपना पीआर किया सरकार ने, वैसे ही वैक्सीन को लेकर भी अपने कामों का बखान करेगी आने वाले चुनावों के लिए। ये तो विपक्ष जो है, आप देखिए जब बालाकोट हुआ था तो विपक्ष इस तरह की, पूरा विपक्ष ये सपा कांग्रेस इस तरह की बात कर रहे थे। और जब पाकिस्तान के मंत्री ने ही पार्लियामेंट में बयान दिया तो सच उजागर हुआ। लेकिन अब ये जो विपक्ष का जो रवैया हो गया है, इतना गैर जिम्मेदार हो गया है कि वो अपप्रचार करना, भ्रम लोगों में पैदा करना, और ऐसे मुद्दे पर भ्रम पैदा करना कि जहां लोगों की जिंदगियां जुड़ी हैं, ये अपने आप में अपराध है। कि आप आम जन के मन में एक भ्रम डाल रहे हैं, तो आप लगवाइए वैक्सीन, न लगवाइए, लेकिन उसको बीजेपी की वैक्सीन बता देना। ठीक है हरीशचंद्र जी, देखिए हमारे साथ सत्यवीर जी यहाँ पर मौजूद है, प्रसपा के प्रवक्ता हैं। कुछ सवाल, कुछ शंकाएं उनको थी। उनका कहना है ग्रामीण क्षेत्रों में वैक्सीन कैसे दी जाएगी, सरकार बार बार प्लान चेंज कर रही है। तो सत्यवीर जी अपने सवाल आप अब पूछ सकते हैं हरीशचंद्र जी से। मेरा यही सवाल है कि आम और खास में भेदभाव तो नहीं होगा, ये पूरी ईमानदारी से वैक्सीन पहुंचेगी, ये सरकार को बताना चाहिए। और लगातार इस पे शंका यही है कि मतलब होता गया कई बार, पीछे भी कई बार ऐसा हुआ है, और बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जिनको मैं नहीं सामने लाना चाहता। ये वैक्सीन किसी की नहीं है, ये वैक्सीन कोरोना की है। और हमारे राष्ट्राध्यक्ष जी इस पे बधाई भी दे चुके हैं जिन लोगों ने, वैज्ञानिकों ने किया है। और मेरा कहने का सिर्फ यही है कि आम और खास इसमें तो नहीं होगा, ये बताएं। बताइए हरीश जी, क्या एक लाइन खींची जाएगी क्या कि एक लक्षित वर्ग यहाँ पर सामने आएगा कि नहीं हम इस समुदाय को देंगे, या हम इस विशेष जाति को देंगे, या हम एक विशेष क्षेत्र को देंगे? क्या इस तरह का विभाजन आप लोग करेंगे क्या? देखिए, मोदी सरकार जब से 2014 में दिल्ली में आई है, जितनी भी तरह की केंद्र सरकार की या उत्तर प्रदेश सरकार की, योगी सरकार की जो भी नीतियां और कार्यक्रम है, मैं तो पूरी चुनौती के साथ कह सकता हूं कि अगर किसी भी लोक कल्याणकारी कार्यक्रम में कोई ये कह दे कि साहब हमारे साथ जाति वर्ग या धर्म के नाम से कुछ, वो गरीबों को आवास हो, वो बिजली का कनेक्शन हो, वो शौचालय हो, वो आयुष्मान योजना के तहत, यही तो डर है विपक्ष को, यही डर है हरीश जी, डर यही है। विपक्ष अब इस बात पर डर रहा है कि कहीं आपने एक लक्षित वर्ग को वैक्सीन लगानी अगर शुरू कर दी तो इसका तो आपको सीधा लाभ मिलेगा 2022 में। मैंने आपको क्या कहा? मैंने कहा कि बिना भेदभाव के इन नीतियों कार्यक्रमों का क्रियान्वयन हुआ। उसी तरीके से कोरोना वैक्सीन के लिए एक प्रोटोकॉल निर्धारित हुआ है कि पहले वो जो मेडिकल स्टाफ है, जो पैरामेडिकल स्टाफ है, जो अस्पतालों में काम करता है, सबसे पहले ये वैक्सीन उनको और उनके परिवार वालों को बिल्कुल मिलनी भी चाहिए उनको सबसे पहले वैक्सीन। ठीक है हरीशचंद्र जी, इस पूरे जो आपने भी बातचीत की है उससे एक सवाल और उठता है।
खैर वो सवाल मैं डॉक्टर रंजन कुमार से करूंगी। सर देखिए, वैक्सीन भले ही कोई भी हो, इससे पहले भी कई वैक्सीन आई हैं, कई बीमारियों की वैक्सीन आई हैं, लेकिन कालाबाजारी उस वैक्सीन की ना हो, सिर्फ वो वैक्सीन महंगे दामों पर बेची ना जाए, जिसको वैक्सीन मिलनी चाहिए वाकई उसको वैक्सीन मिल पाए, इसके लिए सरकार को कैसे काम करना चाहिए, क्योंकि वैक्सीन की कालाबाजारी ना हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट और गंभीर विषय है, बहुत गंभीर मुद्दा है, क्योंकि कोरोना सबके लिए है, ऐसे ही वैक्सीन सबके लिए होनी चाहिए। देखिए, अभी सरकार ने क्लियर कर दिया है कि वैक्सीन अभी सेल्स नहीं है, ये हर तरफ से सरकार की तरफ से दी जा रही है। वैक्सीन को सरकार ही, चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल और गवर्नमेंट हॉस्पिटल और डिस्चार्ज हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए ही अभी तक की अभी मार्केट में अभी तक सरकार ने कोई नहीं बनाई कि ये सारी जब हेल्थ केयर वर्कर्स को दी जाएंगे, उसके बाद ही सरकार इसका प्राइवेट और जहाँ तक मेरा ख्याल है प्राइवेट भी इंडिया में काफी लोग, काफी कम पोवर्टी, काफी कम जिनको आम आदमी भी आसानी से खरीद सकता है, इतने कम नहीं। बिल्कुल। कालाबाजारी की उम्मीद बहुत कम है और सरकार पे सारा चीज का कंट्रोल सरकार ही कर रही है। ठीक है डॉक्टर प्रवीण कुमार, देखिए वैक्सीन को लेकर जहां पर तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं, लोगों के मन में एक बहुत बड़ा सवाल है, क्या हम वैक्सीन के योग्य हैं, क्या हमें वैक्सीन लगवाना जरूरी है। हालांकि सरकार की तरफ से क्लियर कर दिया गया है कि वैक्सीन सबको नहीं लगाई जाएगी, सिर्फ उतने लोगों को लगाई जाएगी जिससे कि कोरोना की चेन टूट जाए। आगे अगर जरूरत पड़ेगी, इमरजेंसी की स्थिति बनेगी, तब वैक्सीन का जो भी निर्यात है वो ज्यादा किया जाएगा या फिर वैक्सीन ज्यादा लगाई जाएगी। ऐसे में लोगों के मन में जो सवाल बना हुआ है कि वैक्सीन किसको लगवानी है, किसको नहीं लगवानी, इस सवाल का जवाब कैसे देंगे डॉक्टर प्रवीण? में रखा जाता है। हाँ जी, हाँ जी। वो पेशेंट जो ज्यादा कांटेक्ट में हो या क्रिटिकल हो, वो व्यक्ति जो स्वस्थ है, जो जिसके अंदर प्रतिरोधी क्षमता ऑलरेडी बहुत अच्छी हो, और जो व्यक्ति ज्यादा एक्सपोज ना हो इस वायरस से, उसको लगाने की बहुत जरूरत नहीं। ऐसा नहीं कि सबको लगना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति अस्पताल में जाता है, अस्पताल में नौकरी करता है, अस्पताल का कर्मचारी है, जिसको कांटेक्ट होने की संभावना ज्यादा है, तो उसको तो लगनी ही चाहिए। बट वो व्यक्ति जो क्रिटिकल डिजीज है, जैसे सीओपीडी है, रीनल पेशेंट है, कार्डियक पेशेंट है, पेशेंट जो है गंभीर समस्याओं जैसे कैंसर के पेशेंट हैं या किसी ट्रांसप्लांट से गुजर रहे हो, तो उस तरह के पेशेंटों में देखा जाता है कि प्रतिरोधी क्षमता कम हो जाती है। तो ऐसे पेशेंटों को यह वैक्सीन लगवाना चाहिए। और एक आयु वर्ग है जिसमें प्रतिरोधी क्षमता अपने आप कम हो जाती है, जैसे कि बच्चों में या बुजुर्ग हो गए, जो आपके 50 या 60 साल से ऊपर हैं, जो पेशेंट चल नहीं सकते या जो बेड रिडन पेशेंट हैं, इनमें देखा जाता है कि यदि ये बीमारी होगी तो ये लड़ नहीं पाएंगे, तो उनको लगवाना चाहिए। एक जो सबसे बड़ी समस्या है यहाँ पर डॉक्टर प्रवीण, वो अगर हम अमेरिका का एग्जांपल देखें तो अभी 2 दिन पहले वहां पे 24 घंटे में 3 लाख केस आए थे। 3 लाख केस का मतलब ये हुआ कि अगर 3 महीने के हिसाब से अगर हम देखें उसमें, तो करोड़ों में ये फिर संख्या चली जाएगी। तो क्या अगर इस तरह की परिस्थिति भारत में बनती है तो वैक्सीन इसका एक सफल माध्यम हो सकता है, क्योंकि चैन तोड़ने की बात हो रही है। लेकिन हर्ड इम्यूनिटी की अगर हम बात करेंगे तो डॉक्टर्स का यह भी कहना है कि कम से कम 90% आबादी के अंदर अगर हर्ड इम्यूनिटी आएगी तभी वो सफल कही जा सकती है। इन परिस्थितियों से फिर कैसे निपटेगी सरकार? देखिए, पहले तो यह है कि यह अमेरिका नहीं है, हमारा भारतवर्ष जो है एक जनसंख्या प्रधान देश है, बिल्कुल, जहाँ पे 130 करोड़ जनसंख्या रहती है। दूसरी, यहाँ की जनसंख्या जो है काम करती है, खेतों में रहती है, या एक मजदूरी वर्ग सबका काम करता है, जो जिसके अंदर ऑलरेडी ये इम्यूनिटी विकसित होती है। और दूसरा जो है, हमारा केवल 10% जो है पूरे पॉपुलेशन का ऐसे लोग होते हैं जो बहुत ही ज्यादा एक रिफाइंड जिंदगी जीते हैं, जिसको कहे कोई कांटेक्ट नहीं है, ये एयर अच्छा लेते हैं, पानी अच्छा पीते हैं, या गाड़ियों से चलते हैं, या वो इस तरीके से जनरल पॉपुलेशन के बीच में काम नहीं करते। बिल्कुल। बाकी हमारी 90% पॉपुलेशन जो होती है वो कर्मठ है और नॉर्मली कांटेक्ट बिहाफ पे वो जिंदगी अपना निर्वाह करती है। इसमें ये देखा जाता है कि जो बीमारी कम्युनिटी बेस्ड होती है, उस बीमारी में हार्ड इम्यूनिटी अपने आप डेवलप हो जाती है, क्योंकि वो ऑलरेडी वो कम्युनिटी में चल रही होती है। अब बात ये आती है कि ये कोरोना वैक्सीन या कोरोना डिजीज क्या सारे लोगों में है या नहीं है, या सारे लोग पॉजिटिव है, सारे लोग निगेटिव है, या सारे लोग डिजीज हैं।
बट ये देखा गया है कि एसिम्प्टोमेटिक कोरोना पॉजिटिव पेशेंट भी हमारे पॉपुलेशन में है और वो ज्यादा संख्या में है, जी क्योंकि बीमारी ऑलरेडी काफी दिनों से चल रही है। बिल्कुल यदि बीमारी काफी दिनों से चल रही है तो पर्सन जो है एक जगह स्थिर नहीं है। जैसे बॉम्बे में पर्सन वो था, वो वहां पे डिजीज बहुत ही ज्यादा लेवल पे फैली हुई थी, बट वहां से पेशेंट निकल के वो बिहार गया, बिहार के गांव में गया और अपने गांव के चारों तरफ घूमा वो। इस तरीके से बॉम्बे से बिहार तक जो है एक तरीके का कोरोना एसिम्प्टोमेटिक कोरोना जो है वो स्प्रेड किया, ठीक है। और इस तरीके से वो क्वांटिटी कम होने की वजह से बीमारी ज्यादा मात्रा में दिखाई नहीं दी, या कहते हैं सिम्प्टोमेटिक पेशेंट आपको ज्यादा दिखाई नहीं दिए, बट डिजीज तो ऑलरेडी इंडिया में या कहीं पे भी वायरल अगर होता है तो पूरा कम्युनिटी में स्प्रेड कर जाता है। जैसे हम फ्लू का एग्जाम्पल ले लें, अगर आप देखेंगे सीजनी फ्लू, आप अगर देखेंगे कहेंगे सीजनी बीमारी है, सीजनी बीमारी नहीं होती है कोई, क्योंकि परसेंटेज ऑफ पर्सन ज्यादा लोग सफर करते हैं, इसलिए आपको पता चल जाता है कि ये सीजन में होता है। उसी तरीके से ये बीमारी जो है एक पॉपुलेशन बेस में फैलता है, जिसको हायर पॉपुलेशन आपने नाम दिया, जैसे 1 लाख एग्जाम्पल आपने अमेरिका का दिया, तो क्या इंडिया में हमारे 90 लाख लोग तो ऑलरेडी सफर है, और अगर हम लखनऊ का देखें तो पर डे हमारे लगभग 150 हमारे डेली पेशेंट आते हैं, जो हमारे स्क्रीन्ड पेशेंट है। अगर स्क्रीनिंग आप 100 में कर रहे हैं, मतलब पॉजिटिविटी आ रही है, तो ऑलरेडी पेशेंट जो है आपका 100% जो होता है, मतलब 100 में 1% सफर होता है। कोई भी स्क्रीनिंग जो होती है 100 में 1 होता है। बिल्कुल। तो आप अगर देखें तो 1000% आपने किया तो 100 आपका 10,000 किया तो 100% आपका सफर आ जाएगा जी। तो बट जो और लोग भी हैं उनका तो आपने स्क्रीन नहीं किया है, लेकिन वो हो सकता है सिम्प्टोमेटिक हो या वो पॉजिटिव भी हो, वो डिजीज शो नहीं करना चाहते हैं। तो आप ये नहीं कह सकते कि ये डिजीज में अगर हम बचना चाहते हैं तो सारे लोगों को हमें वैक्सीनेशन करना पड़ेगा। ठीक है सर, एक और बड़ा सवाल है कि इस वैक्सीनेशन के बाद कहा जा रहा है कि आप लोग कोरोना से बच पाएंगे, लेकिन प्रिकॉशंस आपको लेने हैं। इसके साथ ही लोगों के मन में ये संशय बना हुआ है कि कहा जा रहा है जो कोरोना से ग्रसित थे उनको और तमाम तरह की बीमारियां हो रही है, यानी कि जो साइड इफेक्ट कोरोना के थे वो कोरोना छोड़कर गया है। क्या वैक्सीनेशन उस पर कुछ प्रभाव डालेगा, उन्हें ठीक करेगा? इस तरह के तमाम सवालों को क्या जवाब देंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। वैक्सीन केवल एक एंटीबॉडी डेवलप करती है। कोई भी वैक्सीन होगी उसके स्ट्रेन होते हैं, जैसे 1 2 3 4 आप मतलब स्ट्रेन मतलब 1 2 3 4 नंबर आप ले ले और वो नंबर के अगेंस्ट हमारे अंदर एंटीबॉडी बने जी। और वो अगर ए नंबर अगर आपने लिया है उसकी एंटीबॉडी हमारे अंदर है, वो ए नंबर का प्रोटीन किसी भी वायरस में होगा तो उस वायरस को ये एंटीबॉडी पकड़ लेगा और फिर हमारे जो सेल है वो उसको किल करने में काम करेंगे। तो आप जो ये कह रही है कि डिजीज जो हुई है वो तो ऑलरेडी हो चुकी है, उसका साइड इफेक्ट है जिसको हम कॉन्सिक्वेंसेस कहते हैं, कॉम्प्लिकेशन कहते हैं। कोई भी इम्यूनाइजेशन जो है कॉम्प्लिकेशन को ठीक नहीं करती, बल्कि आगे चल के अगर ये बीमारी होती है तो हमारी प्रतिरोधी क्षमता होने की वजह से जो बॉडी में हमारा जो स्टे टाइम है वायरस का वो कम हो जाएगा और हमारा जो किलिंग इफेक्ट है या हमारे शरीर का प्रतिरोधी किलिंग इफेक्ट है वो ज्यादा हो जाता है। मतलब आपके कहने का सीधा सा मतलब ये है कि हमको समय समय पर बूस्टर डोज की जरूरत पड़ने वाली है। सर एक मिनट, ये जो बूस्टर डोज होता है वो इसलिए होता है कि हमारी इम्यूनिटी कितने दिन में बनती है जी, या हमारी इम्यूनिटी कितने दिन सस्टेन करती है या लोड कितना आता है, किसी भी वायरस का लोड कितना है। अगर वायरस कम लोड का है, अगर हमारी इम्यूनिटी जितनी है उतना ही उसके लिए सक्षम है। अगर वायरस लोड बहुत ज्यादा है तो हमारी इम्यूनिटी और ज्यादा बनानी पड़ेगी, क्योंकि हमारा जो है वायरस जो आ रहा है और जो हमारी एंटीबॉडी है जो ज्यादा होगा वो जीत जाएगा। ठीक, अगर मान लीजिए आप 50 वायरस आए और हमारे पास 1000 हमारे पास एंटीबॉडी है तो 50 वायरस हमारा कुछ नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो वायरस रहेगा ही नहीं, क्योंकि सारे वायरस मर जाएंगे। बिल्कुल तो आप जो है टाइम पीरियड फ्रेम में जब आप देखेंगे तो आपके शरीर में 0 वायरस आता है। अंडरस्टैंड? तो इस तरीके से बूस्टर डोज, बहुत ज्यादा बूस्टर डोज की तब जरूरत पड़ती है जब आपको बहुत ज्यादा सेंसिटिव आप हो या बहुत इस तरीके फील्ड में काम कर रहे हो जहाँ पे कोरोना वायरस ही वायरस हो। ठीक है, अदरवाइज 1 या 2 बूस्टर डोज में पेशेंट इम्यूनाइज हो जाता है। ठीक
ठीक है हरीश चंद्र जी, देखिए एक जो सवाल लगातार जनता के मन में था वो ये था कि वैक्सीन कब तक आ जाएगी। अब ये कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में मकर संक्रांति तक जो है वैक्सीन दे दी जाएगी, लेकिन वैक्सीन आम जनता तक कब पहुंचेगी ये बड़ा सवाल है। उससे पहले आप लोग कह रहे हैं कि 51,000 जो हेल्थ वर्कर्स हैं यूपी में उनको वैक्सीन दे दी जाएगी। ये प्रोसेस कब तक चलने वाला है? क्या 2021 तक भी प्रोसेस चलने वाला है? क्योंकि जाहिर तौर पर सरकार अभी क्लियर नहीं कर रही, विपक्ष का आरोप यह है कि सरकार अपने प्लान बदल रही है। कब किसको वैक्सीन मिलेगी सरकार बता ही नहीं रही है। नहीं, सरकार की तरफ से इसका पूरा प्रोटोकॉल सबके सामने मीडिया के माध्यमों के सामने आ चुका है। पहले डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ और जो इस तरह के सिस्टम से जो लोग जुड़े हुए हैं उनको ये वैक्सीन लगेगी। उसके बाद 50 साल से जो ज्यादा उम्र के लोग हैं दूसरे स्टेप में उन लोगों को वैक्सीन लगेगी। और जो किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित लोग हैं वो भी उस दायरे में आते हैं। तो इस तरह से उसका एक वो निर्धारित किया गया है। और अगर आप तो मीडिया माध्यम है बड़े, आप ICMR में की तरफ से एक वक्तव्य आया था कि ये आवश्यक नहीं कि ये सभी 130 करोड़ लोगों को ये वैक्सीन लगे जी। लेकिन डॉक्टर्स ये भी तो साथ में बोल रहे हैं ना हरीश जी, डॉक्टर्स ये भी तो साथ में बोल रहे हैं कि अगर आपको हर्ड इम्यूनिटी अगर आपको डेवलप करनी है, अगर आपको कोरोना की चैन को तोड़ना है तो आपको कम से कम 80 से 90% आबादी को तो तैयार करना पड़ेगा। नहीं, उस पे डिफरेंट रहा है। ICMR की राय थी कि 60% लोगों में ये वैक्सीन 60% लोगों को ये लगनी है। ऐसा ICMR का जो विशेषज्ञ है उनका वक्तव्य मैंने। फिलहाल इसकी जो भी जरूरत होगी, इस तरह की आवश्यकता होगी, वो सरकार मुहैया कराएगी वैक्सीन। और आम आदमी की जिंदगी को बचाने के लिए मतलब आप इस चीज पर पूरी तरह से आश्वस्त कर रहे हैं कि वैक्सीन के नाम पर राजनीति उत्तर प्रदेश में नहीं होने वाली है। जो भी जरूरतमंद होगा, जो भी वैक्सीन को लगवाने के लिए तैयार होगा उसको वैक्सीन दी जाएगी। इसमें यह नहीं देखा जाएगा कि किस जाति का है, धर्म का है। नहीं, आप मुझे बताइए इस कोरोना संकट में जो लोग भी इससे संक्रमित हुए, क्या किसी हॉस्पिटल में किसी डॉक्टर ने उनकी जांच पूछी, उनका धर्म पूछा? क्या इस तरह से कोई पेशेंट एडमिट किए गए? सबका समान रूप से इलाज हुआ? तो ये लोग जो लोग इस तरह के सतही सवाल खड़े करते हैं, इसीलिए मैंने ये वाला प्रश्न पूछा, क्योंकि विपक्ष का लगातार यही आरोप है कि एक विशेष धर्म को लगातार इसमें टारगेट किया जा रहा है। लगातार सरकार ने जो काम किया इस महामारी संकट को दमन करने के लिए, लगातार जो डॉक्टर्स और जो बाकी लोग उस पर काम करते रहे, उसमें आज तक कोई ये नहीं कह सकता कि साहब जात के नाम पे या क्षेत्र के नाम पे या भाषा के नाम पे या धर्म के नाम पे किसी के साथ कोई भेदभाव हुआ हो। तो वैक्सीन लगाने में कौन सी भेदभाव हो जाएगा? ठीक है हरीश चंद्र जी, देखिए इन तमाम आरोपों के अलावा एक दो चलन आपने देखा होगा जब वैक्सीन आना शुरू हुई थी और वैक्सीन जब कई देशों ने बना ली थी, तब कई देशों के बड़े बड़े चेहरे यानी कि नेता वैक्सीन लगवाकर ये दिखा रहे थे कि भाई ये वैक्सीन सुरक्षित है। आम जनता से अपील कर रहे थे कि वैक्सीन आपको लगाई जाएगी तो आप लगवा लीजिएगा, ये सुरक्षित है। ये आरोप जब पिछली बार हमने चर्चा की तब भी लगाया गया था और कुछ लोग अब भी लगाते हैं। ये कहा जा रहा है कि भाई बीजेपी की तरफ से तमाम बड़े नेता सामने आकर वैक्सीन क्यों नहीं लगवा रहे हैं, ये बता क्यों नहीं रहे हैं जनता को कि वैक्सीन सुरक्षित है, आप भी लगवा लीजिए। ये जो कपोल कल्पित इस तरह की जो सवाल, क्योंकि विपक्ष के पास और कुछ नहीं है। विपक्ष कोई उसको केवल उसको राजनीति की रोटी सेकनी है, कहीं किसान आंदोलन को लेकर के, कहीं किसी चीज को लेकर के एक उसको कपोल कल्पित भय खड़ा करता है और उस भय पे अपनी राजनीतिक रोटी सेकती है। कभी राफेल नहीं हरीश चंद्र जी, राजनीति तो आपकी तरफ से भी की गई थी। जब चुनावी वादों में कोरोना वैक्सीन का वादा होता है तो वो भी तो राजनीति होती है। नहीं, बिल्कुल नहीं है। वो पूरी दुनिया कर रही कोरोना, हर देश जो सरकार होगी इस देश में, वो अपने नागरिकों के लिए कोरोना वैक्सीन की इंतजार नहीं करेगी। नागरिक सिर्फ बिहार के थोड़ी थे सर, नागरिक तो पूरे देश के थे ना। फिर जो तर्क संगत सवाल होते हैं उनका जवाब होता है। आपके भी सवाल है वो तर्क संगत नहीं है। आप मुझे बताइए कौन सी राजनीति कोरोना की अगर वैक्सीन प्रोवाइड करने की बात सरकार ने कही, इसमें कौन सी राजनीति हो? हरीश चंद्र जी, फिर पूरे देश के लिए होनी चाहिए ना। बिहार चुनाव के दौरान ही क्यों, पूरे देश के लिए वैक्सीन है।
ये कहिए पूरे देश के लिए, चुनावी वादों में उसे ना ही शामिल किया जाए तो बेहतर है, विपक्ष को मौका ना ही दिया जाए। आपको किसने सूचित किया पूरे देश के लिए नहीं है? किसी ने कोई जानकारी दी आपको कि पूरे देश के लिए नहीं है? या कोई आपने वक्तव्य, कोई सरकारी या आधिकारिक कोई वक्तव्य? नहीं हरिश्चंद्र जी, देखिए चुनावी वादे जब किए जाते हैं, जब बिहार में कोरोना था तब पूरे देश का जिक्र होना चाहिए था, क्योंकि कोरोना पूरे देश में है। आप वो गलत सवाल कर रहे हैं और गलत इस तरह के तर्क ही कुतर्क मत करिए। ये कुतर्क करना हुआ जो आप सवाल कर रहे हैं। नहीं, मुझे नहीं लगा मेरा सवाल बिल्कुल गलत है, शायद आपको लगा क्योंकि जवाब नहीं आप देना चाह रहे हैं। ठीक है सत्यवीर जी, देखिए लगातार विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि कोरोना वैक्सीन जब देने का वादा किया गया था तब कुछ राज्यों में देने का वादा किया गया था, लेकिन बाद में पूरे देश को देने का वादा किया गया, उसमें भी विपक्ष कह रहा है कि भेदभाव किया जा रहा है। आप क्या मानते हैं? हमारा मानना ये है कि ये जो वैक्सीन है ये वैज्ञानिकों ने बनाई है, ना बीजेपी ने बनाई है ना किसी अन्य पार्टी ने बनाई है। सरकार ये बताए कि व्यवस्था में कोई चूक ना हो, सबको ये शंका है। हमारे राष्ट्राध्यक्ष जी ने इस पर बधाई दी है वैज्ञानिकों को, तो हम सरकार से यही सवाल पूछ रहे हैं कि व्यवस्था में चूक नहीं होगी, ये गारंटी वो जनता को दे। सरकार तो बता ही रही है बार बार की चूक नहीं हो रही है, और कैसे बताए? सरकार बताए ना, वो लगातार प्रोग्राम बदलते हैं अपने, लगातार उनके प्रोग्राम जो हैं वो बदल जाते हैं। क्या प्रोग्राम बदला? लेकिन एक कोई डेडलाइन भी तो नहीं हो सकती ना सत्यवीर जी। देखिए सत्यवीर जी, इस सवाल को अगर हम इस तरीके से लें कि जितने भी बड़े बड़े देश थे, जो लगातार विपक्ष का आरोप है कि यहां पर बड़े नेताओं ने, मोदी जी ने आखिर क्यों वैक्सीन नहीं लगवाई, योगी जी ने वैक्सीन क्यों नहीं लगवाई, विपक्ष यहां पर यह भी तो भूल रहा है कि रूस के जो राष्ट्रपति जिन्होंने वैक्सीन लगवाई वो कोरोना से संक्रमित हुए थे। क्या मोदी जी हुए? नहीं हुए। जो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप थे उस वक्त वो कोरोना से संक्रमित थे, तब उन्होंने वैक्सीन लगवाई, और जो रूस के राष्ट्रपति थे उनकी बेटी संक्रमित थी। फ्रांस के राष्ट्रपति वहां पर जब वो संक्रमित हुए तब इन लोगों ने इसके बूस्टर डोज लिए थे, और तब वैक्सीन थी भी नहीं। सबसे पहली चीज ये है कि तब वैक्सीन नहीं थी, तब उसका ट्रायल रन चल रहा था। तो विपक्ष भी तो कहीं ना कहीं भरमाने की कोशिश करता है ना। हमारी पार्टी की तरफ से कोई भी ऐसा वक्तव्य किसी भी नेता ने नहीं दिया है। हम तो ये कह रहे हैं कि सरकार ये बताए कि व्यवस्था में चूक नहीं होगी, ये आम जनता का विश्वास सरकार दिलाए। सरकार का दावा है ये कि चूक नहीं होगी, तभी तो ये ड्राई रन हो रहा है। ठीक है डॉक्टर रंजन कुमार जी, देखिए आपने सुना कि यहाँ पर किस तरह से जब इस पूरे मामले को लेकर सियासत हो रही है, चर्चाएं हो रही है, बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं, इसमें जो आम जनता है वो भ्रमित हो जाती है। यानी कि एक तरफ तो कहा जा रहा है कि वैक्सीन आ जाएगी आने वाले वक्त में, लेकिन दूसरी ओर विपक्ष की तरफ से सवाल खड़ा किया जा रहा है कि भाई वैक्सीन को लेकर सरकार स्थिति स्पष्ट करे। ऐसे में आखिर जनता किसकी माने, क्योंकि वैज्ञानिकों ने वैक्सीन बनाई है, वैक्सीन बेहद जरूरी है इस वक्त में जब कोरोना की इतनी बड़ी महामारी से हम लोग जूझ रहे हैं, लेकिन ये बयानबाजी भी तो कहीं ना कहीं प्रभावित करती है आम जनता को। लगता नहीं है कि वैक्सीन देने से कोई राजनीति होने वाली है। ये समान रूप से सारे हेल्थ केयर के बाद सारे राज्यों में दिया जाएगा। इससे सरकार की राजनीति नहीं करती वाली है, इसलिए और सब लोग मिलकर जो जनता के लिए बेस्ट हो सकता है वो करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए सारे राज्यों में ड्राई रन किए जा रहे हैं, जिसमें हर तरह कोशिश की जा रही है कि केवल वैक्सीन छोड़ के सारी चीजें की जा रही है, ताकि ये देखा जा सके कि अगर कुछ त्रुटि रहती है तो त्रुटि को कैसे दूर किया जा सके। तो इससे सरकार स्वस्थ है, कोई इससे कोई राजनीतिक ये नहीं हो रही है, और ये सभी लोगों को कोई बिना धर्म जांच पाठ से देते हुए सबकी सुविधाएं दी। ठीक है डॉक्टर प्रवीण शर्मा जी, जो वैक्सीन को लेकर एक और बड़ा सवाल है वो ये कि बहुत से लोग एलर्जिक होते हैं और एलर्जीज इतनी ज्यादा होती है कि उनको कोई भी वैक्सीनेशन के लिए मना किया जाता है। ऐसे में उन लोगों के लिए क्या कुछ राय है कोरोना वैक्सीन के मद्देनजर? पहले तो यह है कि वो टेस्टिंग डोज होती है, कोई वैक्सीन पूरी डोज में नहीं लगाई जाती। यदि कोई व्यक्ति इस तरह का संक्रमित है तो न लगाए वो, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि हाईली सेंसिटिव होते हैं, उनको एनाफाइलेक्सिस रिएक्शन होते हैं, जिसको कहा जाता है कि मौत भी हो सकती है। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए वहाँ पे हमारी सुविधाएं, मुस्तैदी टीम वहाँ पे, एनेस्थीसिया टीम या लेरिंगोस्कोप रख के जो है वेंटिलेशन की सुविधा और वेंटिलेटर प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। ये जो चूक हो रही है अगर हो जाती है तो उसको हम कैसे बचाया जा सकता है, तो इसके लिए स्क्रीनिंग एरिया है, उसके लिए हमारे पास जो है डॉक्टर्स हैं, उसके बाद जो है हमारे पास कुछ मैनेजमेंट होते हैं जिसको मेडिकल मैनेजमेंट कहते हैं, जो इमरजेंसी मेडिकल मैनेजमेंट होता है वो भी वहाँ पे अवेलेबल रहेगा, जहाँ पे इस तरह की वैक्सीनेशन प्रोसेस किया जाएगा। बट किसी भी व्यक्ति में जो एनाफाइलेक्सिस रिएक्शन है वो किसी को नहीं पता कि कब किसको हो जाएगा। ये जरूरी नहीं है कि जो एलर्जिक है उसी को एनाफाइलेक्सिस होगा, बिल्कुल कोई भी व्यक्ति हो सकता है जिसमें एनाफाइलेक्सिस हो सकती है।
बिल्कुल। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो ड्रग के अपने आप के साइड इफेक्ट होते हैं। जी। जैसे हमारे पास जो है कोई भी आईवी इंजेक्शन लेते हैं उसमें लिखा रहता है कि इसका जो है 0.1% जो है 0.001% एनाफाइलेक्सिस चांसेस हैं। तो क्या हम दवा लगाना बंद कर देते हैं? बिल्कुल। नहीं, वो दवा हमारे सेफ्टी मेजर्स को ध्यान में रख के बनाई जाती है और हमारे डिजीज प्रिवेंशन डॉक्टर में प्रवीण, काम आती है। डॉक्टर प्रवीण, यहाँ पर एक सवाल ये भी है कि जब वैक्सीन किसी की बॉडी में इंजेक्ट हो जाएगी उसके बाद क्या कोई एक ऐसा ड्रग का ग्रुप है जिसको कि धीरे धीरे जो उसका यूज करने वाला है उसको फिर नहीं लेना, कि जैसे कुछ ऐसे ग्रुप्स होते हैं कि जैसे सल्फर ग्रुप हो गया, उसकी जो तमाम मेडिसिन हैं वो बॉडी में इचिंग पैदा करती हैं, किसी किसी को उसमें वहाँ पर स्वेलन आती है, तो क्या ऐसे लोगों को वैक्सीन लेने के बाद तमाम ड्रग्स से थोड़ा सा परहेज करना पड़ेगा? नहीं, ऐसा है, ये जो वैक्सीन है ये डायरेक्ट ब्लड में नहीं जाती है। ये सबक्यूटेनियस इंजेक्शन फॉर्म में होते हैं, जो मसल के बीच में जो फैट होती है उसमें चले जाते हैं। ठीक। और वो जो है वहाँ पे एंटीजन हमारे जो डेवलप करने के लिए जो है एपीसी सेल्स होते हैं वो उसको लेते हैं और उसके बाद उसके एंटीजन को प्रोसेस करके हमारे शरीर में एंटीबॉडी डेवलप करने के लिए जो मैकेनिज्म होता है उसके तहत इसका निर्माण होने लगता है। यदि हम कोई भी दवा लेते हैं या हम कोई भी चीजें लेते हैं जो इम्यूनोसप्रेसिव नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। यदि इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग कोई भी लेंगे तो हमारा जो रिएक्शन नहीं होगा, उसके प्रोसेस है उसमें देर होगा और रिएक्शन नहीं होगा, जिससे हमें दिक्कत होगी। ठीक। यहाँ पर डॉक्टर रंजन, एक बड़ा सवाल ये भी है कि अगर आप जाएंगे बाहर, आप लोगों से बातचीत करेंगे तो इस समय लगभग हर एक सड़क पर, हर एक चौराहे पर आपको इस समय भगवान कृष्ण जरूर आपको मिलेंगे। भगवान कृष्ण इस सेंस में कि अगर आप उनसे पूछें कि आपका फेस मास्क कहाँ है, क्या आप सैनिटाइजर का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो तुरंत एक बात बोलते हैं कि मरना तो सभी को एक दिन है। इस तरह के लोगों से किस तरह से प्रशासन निपटना चाहिए और ऐसे लोगों के लिए क्या मैसेज है कि कोरोना भी गया नहीं है, कोरोना अभी भी इंडिया में है? कोरोना है इंडिया में और ऐसे लोगों को सरकार कई जगह फाइन भी लगा रही है जो लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं। सरकार का काम जनता के लिए बेस्ट सलाह देना होता है। जो हेल्थ जैसे कोविड से बचाना है वो सारी सलाह देंगे, जो सलाह जाने के बावजूद भी गलतियां करते हैं और सरकार उनके फाइन लगा रही है और कोशिश कर रही है कि इस तरह की गलतियां लोग समझे। कभी भी मास्क पहनना, समय समय से हाथ धोना, एक जगह ज्यादा व्यक्तियों के साथ ये मीटिंग करना अभी अलाउड नहीं है बड़ी संख्या में, है ना। अभी केसेस तो कम हो रहे हैं लेकिन स्टिल अभी केसेस में सरकार इस तरह की सारी कोशिश कर रही है कि कोरोना से बचा जा सके। जी डॉक्टर हरीशचंद्र जी, देखिए ये जो कहा जा रहा है अफवाहों का बाजार गर्म है और जो लोग हैं उनको वैक्सीन को लेकर बहुत सारे भ्रम उनके मन में है। ऐसे में आप लोगों की तरफ से क्या किया जा रहा है, सरकार की तरफ से क्या किया जा रहा है कि भ्रम की उस स्थिति को दूर किया जाए? क्या सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर लोगों तक पहुंच जा रहा है? कैसे उनके मन से ये डर दूर करेंगे कि वैक्सीन बिल्कुल सेफ है? आपकी तरफ से क्या कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए, तो व्यापक प्रचार माध्यम है, इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स हैं, दैनिक समाचार पत्र है, उसमें लगातार जो आईसीएमआर के लोग हैं विशेषज्ञ उनके स्टेटमेंट आ रहे हैं और जो शिक्षा विभाग से संबंधित जो डॉक्टर्स हैं, विशेषज्ञ हैं, उनके स्टेटमेंट आ रहे हैं, मेडिकल डिपार्टमेंट के स्टेटमेंट आ रहे हैं। और देखिए, ये जो लोग लोगों को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं वो अपने मकसद में कामयाब इसलिए नहीं होंगे कि आज जनता बहुत जागरूक है। वो देश विदेश की हर हालात को स्वतः ऑब्जर्व करती रहती है और जो लोग भी इस तरह का भ्रम फैलाते हैं, जो इस तरह की सही बात करते हैं, वो हंसी के पात्र समाज में बनते हैं। आज वो जनता नहीं है कि जो जिसने पढ़ाई लिखाई नहीं भी की है, आज ये एंड्रॉयड फोन के माध्यम से सब भारत ही नहीं दुनिया के लोगों के समाचार सुनते हैं, दुनिया के लोगों की क्या चल रहा है इसको देखते रहते हैं। तो आप बहुत जागरूकता है और जो लोग इस तरह का जो जिन लोगों के प्रयास है, नहीं, लोगों में तो है जागरूकता, इस बात को तो हम मानते हैं, लेकिन जो आपके विपक्षी नेता हैं उनमें जागरूकता नहीं है। क्योंकि देखिए, पहले क्या था, एक पूरी तरह से सिस्टम बना हुआ था कि कुछ भी होता था तो सरकार विपक्ष को आमंत्रित करती थी। लेकिन अब विपक्ष की सबसे बड़ी शिकायत ये कि मोदी जी अकेले चले जाते हैं सीरम इंस्टीट्यूट, वहां पर देख के आ जाते हैं कि किस तरह से वैक्सीन बन रही। अखिलेश यादव को भी साथ में ले जाते तो शायद उनको ये तसल्ली हो जाती कि ये बीजेपी की नहीं, वैज्ञानिकों की वैक्सीन है। ये जो कहना कि
हर जगह पंचायत लेकर के चीजें नहीं, प्रिंसिपली चीजें तय होती हैं। और कोरोना को लेकर के भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने सभी प्रदेशों के माननीय मुख्यमंत्रियों से भी बात किया था, सभी जो विपक्षी दल हैं उनके माननीय नेतागणों से भी बात किया था। तो ये हर समय एक्सरसाइज नहीं होती कि सारे विपक्ष के नेताओं को लेकर सीरम इंस्टीट्यूट चले जाएं या जो भी ये रिसर्च इंस्टीट्यूट है वहां नहीं। ये एक तरह से मेरा व्यंग था। व्यंग इस सेंस में था कि लगातार विपक्ष की सबसे बड़ी शिकायत यही है कि आखिर हमको सत्ता पक्ष पूछता क्यों नहीं है। देखिए, विपक्ष से तो उसको कोई रास्ता नहीं मिलता। आप देखिए कि किस तरह कोरोना को लेकर के, कोरोना महामारी को लेकर के किस तरह की बातें की जा रही थी देश में, देश की सरकार से, और जो चिकित्सा से जुड़े जो लोग हैं उन्होंने जिस तरह से इसको नियंत्रित किया, वो 130 करोड़ की आबादी के देश के लिए एक बहुत बड़ी अद्भुत बात है। और WHO तक ने, जैसे उत्तर प्रदेश के सरकार ने जो किया, माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने जो इसको लेकर के किया, उसकी प्रशंसा की कि भाई इतने प्रभावी ढंग से जो नियंत्रण किया वो अपने आप में एक उदाहरण है। तो देश दुनिया के लोग तो भारत के कायल हो रहे हैं, मोदी जी के और योगी जी के कायल हो रहे हैं, लेकिन विपक्षी नेताओं की यही फ्रस्ट्रेशन है जिसको वो किसी न किसी रूप में इस ढंग से निकालते हैं कि स्वयं हंसी के पात्र बन जाते हैं। ठीक है सत्यवीर जी, भूमिका क्या होनी चाहिए इस वक्त? अगर हम राज्य सरकारों की बात करें तो उनकी, क्योंकि देखिए वैक्सीन जब आएगी तो उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन में भी बहुत ज़्यादा अभी पेचीदगी बची हुई है। तमाम राज्य ये कोशिश करेंगे कि हमको वैक्सीन पर्याप्त मात्रा में दी जाए ताकि आगामी चुनावों को साधा जा सके। जो कांग्रेस शासित होंगे उनको इस बात का डर है कि कहीं केंद्र सरकार हमारे साथ भेदभाव न करे। तो विपक्ष की यहाँ पर भूमिका क्या हो जाती है? क्या उसको सरकार के साथ सामंजस्य बनाकर इस वक्त चलने की जरूरत नहीं है? हमारी पार्टी का ये बिल्कुल क्लियर संदेश है कि ये जो वैक्सीन आई है इसमें ना तो कोई हम राजनीति करना चाहते हैं, किसी भी तरह से कोई राजनीति की बात, ना हमारे नेता ने कोई ऐसी बात कही है। बस शंका ये है कि ये आम और खास में तब्दील ना हो जाए। ये बिल्कुल ईमानदारी से पहुंचनी चाहिए हर व्यक्ति के लिए। तो व्यक्ति कुछ कहेगा ही नहीं, क्यों कहेगा कोई कुछ? जब जिसको वैक्सीन मिल जाएगी फिर आदमी क्यों कुछ कहेगा कि मुझे वैक्सीन नहीं मिली? तो ये सरकार को तय करना चाहिए। और सरकार को इसमें राज्य सरकारों का नाम मैंने इसलिए भी लिया ना, क्योंकि जिस तरह से किसान आंदोलन तो आपने देखा ही, उसमें पंजाब और हरियाणा आपस में सटे हुए हैं, लेकिन उसकी दूरियां देखिए कि दो मुख्यमंत्री आपस में बात नहीं कर पा रहे हैं। क्या वैक्सीन को लेकर भी इस तरह की राजनीति देश देखने को पा सकता है? वैक्सीन के मामले में राजनीति नहीं होनी चाहिए, ये हमारे नेता कह चुके हैं और ये बहुत ही गौरव का क्षण है इस समय देश के लिए। लेकिन सरकार भी व्यापक व्यवस्था करे, ये हमारी मांग है। ठीक है डॉक्टर रंजन कुमार, वैक्सीन आ गई है, लग भी जाएगी, पर्याप्त मात्रा में अभी नहीं है। हालांकि डॉक्टरों का यह कहना है कि कम से कम 90% आबादी ऐसी होनी चाहिए जिसको वैक्सीन दी जाए और हर्ड इम्यूनिटी तभी डेवलप होगी। लेकिन वो आम सावधानियां अभी भी हैं, जैसे फेस मास्क हो गया, सैनिटाइजर हो गया, सामाजिक दूरी का नियम हो गया। इनके बारे में जनता को क्या लापरवाही करने की जरूरत है? कहीं ये वहम पाल के लोग बैठ जाएं कि वैक्सीन आ गई है, अब किस बात का डरना? नहीं, बिल्कुल लापरवाही करने की जरूरत नहीं है। और यदि भी वैक्सीन लगने के बाद भी फॉलो करने चाहिए जो हैंड सैनिटाइजर है, मास्क है और लोगों से दूरियां बना के जो रखना है 2 मीटर का। वैक्सीन एक तो वैक्सीन की पहली डोज लगती है, उससे पूरी पार्शियल इम्यूनिटी आती है। जब दूसरी डोज 1 महीने बाद लगेगी उसके बाद भी 2 महीने के बाद ऐसी कंप्लीट इम्यूनिटी आती है। तो जनरल पब्लिक तक पहुंचने में भी अभी टाइम है, और जब लगना शुरू होगा उसके बाद भी 3-4 महीने तक ये उनको इम्यूनिटी बनने में लगेगी। उसके अलावा कई ऐसे लोग होंगे जिनको लगा नहीं होगा। तो डॉक्टर रंजन की आवाज हम तक साफ नहीं आ रही, तो डॉक्टर प्रवीण आपसे एक सवाल आखिरी ये है कि अभी तक पब्लिक को ये नहीं पता है कि वैक्सीन का प्रभाव क्या हम पर होने वाला है, और जो सबसे बड़ी जिज्ञासा रहती है भारतीयों के अंदर वो ये कि एक बार वैक्सीन लेने के बाद क्या ये पूरे जीवन काम करने वाली है, या 1 साल में, 2 साल में या 3 साल में? इसकी कुछ मियाद क्या वैज्ञानिक अभी ढूंढ पाए हैं? कितने महीने बाद इसका जो असर है वो बॉडी में धीरे धीरे कम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा? नहीं, ऐसा होता है कोई भी आप वैक्सीन अगर देते हैं तो उसकी एंटीबॉडी डेवलप करने की क्षमता होती है, और उसको हम प्राइमरी इम्यूनाइजेशन कहते हैं, जो प्राइमरी लेवल पे होती है। ठीक। फिर उसके बाद हम सेकेंडरी डोज बूस्टर देते हैं, फिर थर्ड देते हैं, फोर्थ देते हैं, और जितनी भी एंटीबॉडी बनानी होती है उसकी लॉन्जिविटी होती है।
क्योंकि एक एंटीबॉडी जो बॉडी होती है वो भी एंटीबॉडी जो है उसकी सर्वाइवल पीरियड जो है उसका भी टाइमिंग है, उसके बाद वो एंटीबॉडी नहीं रहती हमारे शरीर में। तो अगर आप एक बार इम्यूनाइजेशन कर देते हैं और सोचते हैं कि आजीवन ये व्यक्ति इम्यूनाइज हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, आपको समय समय पर एंटीबॉडी देनी, एंटीजन दे के एंटीबॉडी बनानी पड़ेगी, जिसको बूस्टर डोज कहते हैं। ठीक। बट ऐसा होता है जो पहले बार में बूस्टर डोज जो होता है, डोज जो होती है उसकी क्वांटिटी ज्यादा होती है, जब उसके बाद वाला जो डोज होता है उसकी क्वांटिटी कम होती है, तो खर्चे कम होते चले जाएंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप सभी ने तमाम जिज्ञासाओं को आज यहाँ पर शांत किया है और बहुत ही बेबाकी से आप सब ने अपना पक्ष रखा है। बीजेपी ने भी ये भरोसा दिलाया है कि किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा और यहाँ पर जाति, धर्म, राज्य के हिसाब से वैक्सीन नहीं लगेगी। ये पूरे देश में जिसको भी जरूरत होगी उसको वैक्सीन दी जाएगी। और जनता से भी अपील है कि आप भगवान बनना छोड़ दीजिए, ये उपदेश देना छोड़ दीजिए। अगर कोई आपको मास्क लगाने के लिए कहता है, सैनिटाइजर इस्तेमाल करने के लिए कहता है, तो उसको कृपया ये मत बताइए बार बार कि मरना तो सभी को एक दिन है। बिल्कुल, 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी है, लगातार कहा जा रहा है सरकार की तरफ से भी। और तमाम जो चेहरे, बड़े चेहरे हैं, हर मंच से आपसे अपील कर रहे हैं। प्राइम न्यूज भी आपसे अपील करता है कि आप भी प्रिकॉशंस लीजिए, मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल आप ना छोड़िए, 2 गज की दूरी भी बनाकर रखिए, क्योंकि ड्राई रन हो रहा है, वैक्सीन भी आने वाली है। लेकिन उससे पहले और उसके बाद दोनों आपको ये करना है कि आपको वैक्सीनेशन के साथ साथ प्रिकॉशंस लेने, ताकि आप कोरोना जैसी महामारी को मात दे पाए।